you all are fine. Today we'll see a very important chapter of class 11, that is trigonometric functions. Okay. Now there are many students those who have difficulty in understanding this particular concept and how to apply this. So अगर इस चैप्टर को अगर हमको अच्छे से करना है और अच्छा स्कोर करना है तो हम लोग को पहले इस पूरे चैप्टर्स के एकदम स्टार्टिंग से ही इसको बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि क्लास 12 में भी आपका एक चैप्टर आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि टोटली इसके ऊपर बेस्ड है. तो अगर दिस कंसेप्ट इज नॉट क्लियर टू ऑल ऑफ यू देन you all will face difficulty in that topic as well. Okay, now to make it simple to all students I am using both the languages Hindi and English together. ठीक है, ताकि सबको बहुत आसानी से समझ में आए. अच्छा, अब इसको अगर हम लोग समझना चाहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से तो हमको पहले एकदम ही बहुत ही इनिशियल कांसेप्ट से इसको रिलेट करना होगा. ठीक है, तो यू आर वाचिंग गणितमैटिक्स, आई एम माइकल दत्ता. अब हर सवाल होगा सॉल्व. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. नाउ इनिशियली as you can see the name is the trigonometric functions, right? Now trigonometry you all have done in class 9 and 10, so the basic idea of trigonometry you all already have. अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस चैप्टर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपने क्लास 9 और 10 में पढ़ा था उन रेशियोज के कांसेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे वो जो रेशियोज हमने जो 6 रेशियोज हमने सीखा था जो कि था sin, cos, tan, then sec, cosec and cot, अब उसको अब हम लोग एज अ फंक्शन हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है, तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक चीज से जो कि है एकदम एंगल के इनिशियल कांसेप्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो पहले कांसेप्ट जो हम लोग को यहाँ पे समझना होगा वो है कि एंगल. देखिए यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो हम लोग को पता है कि एंगल बेसिकली क्या होता है. इट्स बेसिकली अ कॉम्बिनेशन मेड अप ऑफ टू रेज. करेक्ट, तो लेट मी मेक टू रेज फर्स्ट. ओके, suppose this is my initial ray which is at horizontally which is placed. Okay, and this one is the final ray. Okay, or the terminal ray, whatever you want to call it. Now the point is to have an angle we always see the inclination between the initial ray and the terminal ray. Correct? Now so understand this fact first, that if this terminal ray completes an entire circle, that means if it completes an entire revolution, अगर एक पूरा revolution अगर ये cover करता है तो हम लोग फिर उसको बोलते क्या है, complete angle बोलते हैं, right? और 360 degree which looks something like this. So this is my complete angle. Now the point here is कि आपको यहाँ पे पहले ये समझना है कि अगर एंगल जो मैंने यहाँ पे लिखा है 360 वो तो डिग्रीज में, ठीक है, पर अब हम लोग इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि एंगल को हम लोग दो तरीके से डिनोट करते हैं. वन इज अ एंगल एंड द अदर वन इज द रेडियन. ठीक है, नाउ कमिंग टू द रेडियन पार्ट लेटर. नाउ सी हियर एज आई वाज टेलिंग दैट व्हेन वी आर डिनोटिंग अ कंप्लीट एंगल और एनी एंगल व्हिच बेसिकली इज द इंक्लिनेशन बिटवीन द इनिशियल रे एंड द टर्मिनल रे. ओके, अच्छा, और एक चीज यहाँ पे समझिए कि 1 डिग्री जो होता है दैट इज बेसिकली इक्वल टू 60 मिनट्स. ओके, so this sign we used to denote a minute. Okay, so 1 degree will be basically 60 minutes. ये आपका क्लास 9 and 10 में भी था, पर आप लोग उसको उतना ध्यान तो देते नहीं थे उस टाइम में, क्योंकि वहाँ पे उतना इसका यूज था नहीं, पर यहाँ पे हम लोग के लिए बिल्कुल चाहिए. और एक चीज है दैट इज कि 1 minute is equal to 60 seconds. सेकंड्स को डिनोट करने के लिए हम लोग ये वाला नोटेशन यूज करेंगे. ओके, तो डिग्री, मिनट और सेकंड का रिलेशन तो आपको समझ में आ गया होगा. अब हम लोग मेनली अब एंगल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहले उसको समझते हैं कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल इन दोनों का क्या डिफरेंस है. ठीक है, सो व्हाट इज अ पॉजिटिव एंगल एंड व्हाट इज अ नेगेटिव एंगल, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स मेक इट वेरी सिंपल. ओके, आप लोग ने सब यू ऑल नो हाउ टू रीड अ क्लॉक. यू ऑल नो, सबको पता है कि हम लोग घड़ी देखते कैसे और घड़ी का जो कांटा है वो किस डायरेक्शन में घूमता है, ये आप सबको पता है. ठीक है, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ये मेरा इनिशियल रे है और ये मेरा टर्मिनल रे है, अगर मैं इसका इंक्लिनेशन, देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंक्लिनेशन मैं मेजर कर रहा हूँ ये कौन से डायरेक्शन में मैं मेजर कर रहा हूँ, मतलब मैं कहाँ से कहाँ मूव कर रहा हूँ. तो अगर मेरा इंक्लिनेशन ऐसा है, मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन में घूम रहा हूँ, तो क्या डायरेक्शन है ये, एंटी क्लॉकवाइज. तो अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एंगल. ठीक है,
तो अगर आप लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो उसके बाद उस अगर एंटी क्लॉकवाइज में घूमने से आपको जो एंगल यहाँ पे मिलेगा ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव एंगल। उसका कोई भी मेजरमेंट हो सकता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 30 डिग्री, ठीक है, मान लीजिए 30 डिग्री है, पर क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हूँ तो इस एंगल को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। और जब भी हम लोग पॉजिटिव एंगल बोलेंगे तो उसको हम लोग पॉजिटिव तरीके से लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं सिर्फ 30 डिग्री लिख रहा हूँ, ठीक है। पर अगर इसी एंगल को अगर मैं नेगेटिव एंगल कब बोलूंगा, ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए आपके पास एक मेजरमेंट है -30 डिग्री, तो ये अब कैसे होगा, देखिए ध्यान से देखिए और दोनों का डिफरेंस समझिए। तो अगर ये मेरा इनिशियल लाइन है तो जैसे कि मैंने कहा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम घूम रहे हैं तो दैट इज अ पॉजिटिव एंगल। तो उसी तरह से अगर मैं नेगेटिव एंगल को मीन करूंगा तो मुझे फिर घूमना होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका मतलब अगर आप इनिशियल लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपको नेगेटिव एंगल मिलेगा। जैसे कि अगर आपका मान लीजिए ये इनिशियल है, अगर टर्मिनल आपका यहाँ पे है, इसका मतलब आप यहाँ से अगर यहाँ इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ठीक है, इनिशियल यहाँ पे था, आप अगर ऐसे घूम रहे हैं एंड मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पे लिखे किया आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो अगर आप क्लॉकवाइज में घूमेंगे और मान लीजिए अगर ये इंक्लिनेशन 30 है तो ये बेसिकली आपको ये आपको जो एंगल मिला आपको नेगेटिव एंगल मिला। सो दिस इज बेसिकली -30 डिग्री। ओके, सो आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो यहाँ पे जो हम लोग को मेजरमेंट मिलेगा अगर वो 30 है तो उसको हम लोग +30 डिग्री बोलेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। पर वही इंक्लिनेशन अगर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बने तो उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव एंगल और उसको हम लोग लिखेंगे ऐसे -30। ठीक है, तो ये था पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट। ओके, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं रेडियन। जैसे कि मैंने पहले कहा कि रेडियन बेसिकली और एक ऐसा यूनिट है जिसमें हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या था, पहला हम लोग जो जनरली करते हैं हम लोग हमेशा एंगल को डिग्रीज में मेजर करते हैं, राइट। बट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दैट नॉट ओनली इन डिग्रीज बट यू कैन आल्सो मेजर द एंगल इन रेडियन एज वेल। ठीक है, पर रेडियन है क्या, पहले इसको समझते हैं कि रेडियन बेसिकली है क्या। देखिए, रेडियन को ऐसा डिफाइन किया गया है कि अगर आप अगर मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, नॉर्मल सर्कल है, पर अगर ये आपका जो सर्कल है अगर 1 सेंटीमीटर का हो या 1 मीटर का हो, मतलब मेरा बोलने का मतलब अगर 1 यूनिट का हो, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या सर्कल है, यूनिट सर्कल है, मतलब इट्स ऑफ 1 यूनिट। इट मे बी एनीथिंग 1 सेंटीमीटर 1 मीटर एनीथिंग बट 1 यूनिट। ओके, तो अगर ये मेरा रेडियस है, ठीक है, तो बेसिकली मेरा ये भी रेडियस ही होगा। सिंपल है, क्योंकि ये मेरा है सेंटर, ये भी रेडियस है, तो ये भी रेडियस है। ठीक है, तो मैं दोनों को क्या ले रहा हूँ, 1 यूनिट ले रहा हूँ क्योंकि ये यूनिट सर्कल है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे जो आपको आर्क मिल रहा है ना, यहाँ पे ये वाला जो आर्क मिल रहा है, ये भी अगर आपका 1 यूनिट का हो, ध्यान से इसको समझिए, तो ये जो आपका आर्क है ये भी अगर आपका 1 यूनिट का हो, तो रेडियन ऐसे डिफाइन किया गया है कि अगर आप लोग एक यूनिट सर्कल लेते हैं जिसका मतलब है कि जिसका रेडियस 1 यूनिट है और जिसका आपका आर्क लेंथ भी अगर 1 यूनिट है, तो ऐसे सर्कल में यहाँ पे जो सेंटर में जो एंगल बनता है दिस थीटा, इस एंगल को हम लोग डिफाइन करते हैं इन रेडियंस। मतलब रेडियन का मतलब हमको हमारा ये है, 1 रेडियन का मतलब है आपको वो एंगल से मीन कर रहे हैं जो कि आपका कोई भी यूनिट सर्कल में सेंटर में बनता है और जिसका आर्क लेंथ भी 1 होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन। ठीक है, अच्छा, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अब उसको समझते हैं। देखिए, ये जो मेरे पास यहाँ पे एंगल बन रहा है, अब ये तो मैं यूनिट सर्कल के लिए बोल रहा था, पर अगर जनरल कोई भी एक जनरल सर्कल के लिए अगर मैं बात करूं, कोई भी एक जनरल सर्कल जिसका मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है, जिसका रेडियस है r, ठीक है, तो अगर मैं ये इंक्लिनेशन सोचूं तो मान लीजिए ये थीटा एंगल को हम लोग डिनोट कर रहे हैं एज थीटा, तो ये जो मेरा आर्क लेंथ है इसको हम लोग डिनोट करेंगे l से। ठीक है, ये जो आर्क लेंथ है इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं l से। तब ये जो रेडियस और आर्क लेंथ और यहाँ पे जो थीटा एंगल बना है, तीनों के बीच में एक रिलेशन है। उस रिलेशन को आप लोग को पहले पता होना चाहिए। क्या रिलेशन, ये आप लोग नोट कीजिए बिल्कुल। द रिलेशन इज थीटा इज इक्वल टू l by r। इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये इस आर्क लेंथ और रेडियस का होगा डिवीजन। मतलब अगर आप आर्क लेंथ और रेडियस को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको उस एंगल का वैल्यू आपको मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके बाद हम लोग जो भी सीखेंगे बहुत इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट होगा, तो ये आपको
बिल्कुल ये वाला रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, अब आते हैं रेडियन को। रेडियन में हम लोग रिप्रेजेंट एंगल्स को कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए अगर मैं ये पूरा कंप्लीट एंगल ले, ठीक है, ले सकता हूं मैं। मान लीजिए अगर मेरा थीटा 360 है, ठीक है, तो मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, उसी से आप लोग को रेडियन और जो डिग्रीज का रिलेशन है वो समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए अगर मैं एंगल को 360 डिग्री लिखता हूं, तो इतना तो आप लोग को पता है कि ये जो पूरा सर्कल है, मतलब एक पूरा रोटेशन, दिस इज व्हाट इज द एंगल 360 डिग्री, और जिसको हम लोग कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मुझे रेडियन में रिप्रेजेंट करना है तो देखिए मैं कैसे करूंगा। तो मेरा, अगर मैं इस फॉर्मूला को फॉलो करूं, ठीक है, तो बेसिकली मेरा आर्क लेंथ, जब मेरा एंगल पूरा कंप्लीट एंगल हो तो मेरा आर्क लेंथ बेसिकली क्या होगा, पूरा सर्कल का बाउंड्री होगा, करेक्ट। और सर्कल का बाउंड्री का मतलब हो गया आपका क्या, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, इट्स 2 पाई r। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे l की जगह पे क्या लिखूंगा, 2 पाई r, क्योंकि मैंने पूरा बाउंड्री में कवर कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई r। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r एंड r विल गेट कैंसिल्ड, आपको कितना मिल रहा है, 2 पाई। इसका मतलब है जो डिग्रीज में 360 डिग्री होता है वही आपका रेडियन में होता है 2 पाई, ठीक है। तो मतलब एक ही मेजरमेंट है, मेजरमेंट तो आपका एक ही है कि ये पूरा वाला एंगल, पूरा कंप्लीट रोटेशन। तो डिग्रीज में इसको हम लोग लिखते हैं 360 डिग्री, और रेडियन में वही आप रिप्रेजेंट करेंगे एज 2 पाई, ठीक है। तो आप समझिए, अगर आपको 360 डिग्री का वैल्यू रेडियन में पता है तो आप कोई भी स्टैंडर्ड एंगल है बहुत ही इजीली से निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको 180 डिग्री को वैल्यू चाहिए रेडियन में, ठीक है, तो आपको पता है 180 डिग्री 360 का हाफ है, तो रेडियन में भी अगर वैसे ही सोचे 2 पाई का हाफ क्या होगा, पाई, ठीक है। मतलब 180 डिग्री रेडियन में होगा आपका पाई। वैसे ही तो 90 डिग्री है आपका 180 का हाफ, तो मतलब आपका रेडियन में हो जाएगा पाई का हाफ, सो हो गया पाई बाय 2। तो ऐसे ही आप रेडियंस में हर एक एंगल्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक रिलेशन देखेंगे डिग्रीज और रेडियंस, ठीक है, कि रेडियन और डिग्री में अगर हम लोग कहीं से भी कहीं पे भी अगर कन्वर्ट कर रहा है इन जनरल, तो आप कैसे करेंगे वो आपको अभी, यस। नाउ इन जनरल अगर आपको कोई भी एंगल आपका डिग्री में दिया हुआ है और आप उसको चाहते हैं रेडियन में रिप्रेजेंट करना, तो यू कैन यूज दिस रिलेशन। व्हाट इज इट, रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 इनटू डिग्री मेजर। आपका डिग्री में जो भी वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपका जो भी यहाँ पे निकल के आएगा वो आपका रेडियन के टर्म्स में होगा। इन द सेम वे अगर आपको कोई भी एंगल रेडियन में दिया हुआ और आप चाहते हैं उसको डिग्री में निकालना, तो आप ये वाला रिलेशन फॉलो कर सकते हैं। वैसे आपको दो डिफरेंट रिलेशन या फिर आपको मेमोराइज करने की, या फिर आप इन जनरल अगर आप दिमाग में रखना चाहते हैं, तो यू डोंट नीड टू नो टू डिफरेंट रिलेशंस, यू जस्ट रिमेंबर द फर्स्ट वन। कोई भी एक आप याद रखिए, तो आपको एक याद होगा तो दूसरा आप वहीं से निकाल सकते हैं। अगर डिग्री का जरूरत है तो आपको जैसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर पाई को नीचे लाइए, तो बेसिकली दोनों एक ही रिलेशन है, दो अलग फॉर्मूला कुछ नहीं है, it's the same relation, so you just remember any one of them, okay, and that will work for all the cases, ठीक है। And now based on this, now we are going to see few sums based on this concept, okay। So तो अब एक ऐसा सम देखते हैं जहाँ पे हम लोग एक एंगल जो कि डिग्री में दिया हुआ है उसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डिग्रीज एंड सेकेंड्स, ओके। सो लेट्स सी। तो मान लीजिए अगर हम लोग के पास ऐसा कोई, जैसे कि मान ले मैं एक एनसीईआरटी से मैं एक सम यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट दिया हुआ है हमारे पास वो है 47 डिग्री माइनस 47 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का हम लोग ने पहले ही देख लिया कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसको भी हम लोग यूज करेंगे, और यहाँ पे मिनट सेकंड का जो कंसेप्ट है उसको भी हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए आप लोग पहले इसको इस हिसाब से लिख लीजिए। तो आप इसको पहले लिखिए, माइनस जैसे बाहर है उसको रहने दीजिए, यहाँ पे इसको लिखिए 47 डिग्री प्लस। अब मैं पूरी चीज को डिग्री के फॉर्म में लेके आना चाहता हूँ कि अगर मैं पूरे को डिग्री के फॉर्म में लेके आ जाऊंगा तो मैं बहुत ही इजीली उसको रेडियन में कन्वर्ट कर पाऊंगा। तो 30 मिनट जो है, तो उसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करूँ तो ऑब्वियसली मुझे 60 से डिवाइड करना होगा, सो आई डिवाइड बाय 60, सो इट बिकम समथिंग लाइक दिस, ओके। अब इसका मतलब होता है हाफ, तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया 47 प्लस हाफ, ठीक है। अगर इसको हम लोग अभी इम्प्रॉपर के फॉर्म में लिखें तो ये बेसिकली दिस विल बी, ये हो जाएगा आपका 95/2 डिग्रीज, ठीक है। तो मैं इसको अभी कन्वर्ट कर रहा हूँ रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। सो मैं इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है।
तो अगर आप कैंसिल कर सकते हैं, अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा ये -19π/72, ठीक है। तो जो एंगल दिया हुआ था -47 डिग्री 30 मिनट, उसको हम लोग ने रेडियन में लिखा -19π/72, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी एंगल को आप कर सकते हैं रेडियन में कन्वर्ट, ठीक है। अब एक थोड़ा सा दूसरा देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमको रेडियन में दिया हुआ है, हमको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी एक हम देख लेते हैं, तो फिर ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वैल्यू 11/16, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई विथ 180/π, ठीक है। 180/π के साथ हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको फिर 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 11/16 इंटू 180/π, ठीक है। और जैसे ही हमने ये लिखा तो ऊपर में आप डिग्री का साइन दे दीजिए, क्योंकि हम ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब पाई का मतलब वैसे तो क्या होता है आप लोग को पता है 22/7, तो वो भी आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा, आप कैंसिल कीजिए यहाँ पे तो आपको देखिएगा आपको 45 मिलेगा, ठीक है। ऊपर में और नीचे मिलेगा 4, अगर आप 4 से कैंसिल करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 11/4 इंटू 45, और अगर पाई को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 22/7, तो 7 मेरा चले जाएगा ऊपर, ठीक है ना। और ऊपर में जो डिग्री था उसको हम लोग वैसे ही रख लेना, फिर से कैंसिल करते हैं, 11 and 22 विल बी कैंसिल्ड 2 टाइम्स, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आप चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 315/8 डिग्रीज, ठीक है। और इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 39 होल 3/8 डिग्रीज, ठीक है। तो रेडियन से डिग्रीज में हम लोग ने कर दिया है कन्वर्ट, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में है तो हमको इस जो पार्ट है, जो 3/8 पार्ट है, इसको हम लोग लिखेंगे मिनट या फिर सेकंड के टर्म्स में, अकॉर्डिंगली जैसा कि हमको वैल्यू मिलेगा उस हिसाब से, ठीक है। तो अब क्योंकि ये 3/8 है, तो इसको मैं पहले क्या कर रहा हूँ, पहले इसको मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 39 डिग्री प्लस जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं प्लस करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं अगर चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, फिर यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है, तो करते हैं 60 से मल्टीप्लाई, 3/8 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर मिनट वाला जो नोटेशन है वो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 39 डिग्री, और अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 45/2 मिनट में, ठीक है। इसको आप फिर से अगर आप करते हैं डिवाइड तो ये आपका हो जाएगा 22 होल 1/2, ठीक है। तो आप इसको 22 मिनट प्लस हाफ मिनट लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस क्योंकि ये मिनट का हाफ है तो इसको हम लोग लिख देंगे अब सेकंड्स में, तो हाफ ऑफ अ मिनट क्या होता है, 1 मिनट होता है 60 सेकंड, सो हाफ ऑफ मिनट क्या हो जाएगा 30 सेकंड्स, मतलब ये अल्टीमेटली पूरा एंगल हो गया 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकंड्स, ठीक है। तो अगर कोई भी एक ऐसा एंगल है उसको आप डिग्रीज में, और अगर वो पूरा डिग्री का वैल्यू, अगर वो कंप्लीट डिग्री का वैल्यू नहीं है तो आप इसको मिनट और सेकंड की हेल्प से भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके, नाउ अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मेन पार्ट में आते हैं। अब फंक्शंस को हम लोग को एक एक करके समझना है। तो हम लोग को पता है कि रेशियो हम लोग ने 9 10 में जो सीखा है, हम लोग को 6 रेशियो पता है, ठीक है। क्या क्या है, sin x, cos x, tan x, then reciprocal of sin cosec x, reciprocal of cos secant x, and reciprocal of tan cotangent or cot x, correct? These are the 6 ratios. अब इन 6 रेशियो को हम लोग यहाँ पे एज अ फंक्शन सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया फंक्शन, तो आपने रिलेशन फंक्शन पढ़ाई है तो आपको पता है कि फंक्शन कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए अगर इनको हर एक को अगर हम लोग एक सेपरेट फंक्शन के हिसाब से ट्रीट करें तो आपके पास यहाँ पे 6 फंक्शन आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। और इस फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज है, पहले आप लोग को इन 6 फंक्शंस के ग्राफ को पहले समझना होगा, क्योंकि जब तक आप लोग ग्राफ को नहीं समझेंगे तो आपको इन लोग का डोमेन, रेंज, ये सब आपको समझ में नहीं आएगा। डोमेन रेंज बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। तो अगर आप लोग को अभी भी डोमेन और रेंज के बारे में पता
पता नहीं है तो आप यहाँ पे ऊपर में दिए हुए लिंक के इस वीडियो में आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को डोमेन और रिलेशन फंक्शन का जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं इस वीडियो के साथ, ठीक है। देखिए अब ये जो इंडिविजुअली 6 आपके पास फंक्शन है, एक एक फंक्शन का हम लोग उसके जो ग्राफ है उसको हम लोग देखेंगे और उन ग्राफ्स के ऊपर बेसिस करके हम लोग ये आइडिया करेंगे कि उन लोग का इंडिविजुअली उन लोग का डोमेन और रेंज कैसा होगा। देखिए मतलब किस टाइप के डोमेन और रेंज हम लोग को मिलने वाले वो हम लोग वहां पे देखेंगे, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग को इंडिविजुअली एक एक ग्राफ को बहुत ही अच्छे से पहले स्टडी करते हैं। उसके बाद जब हम लोग all the 6 functions when we go through the graphs, after that in general मैं आप लोग को उनके बारे में उनका जो डोमेन और रेंज है वहां पे आपको मैं एक ही टेबल में दे दूंगा तो आप उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। ओके तो आइए हम लोग अब चलते हैं ग्राफ्स। ओके तो हम लोग अब ग्राफ्स को एक एक करके हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे साइन के ग्राफ से। Now see the sine graph, see the trend of the graph. Okay, so basically as you can see that this is the x-axis which is basically taking the inputs and this is the y-axis which is basically showing the outputs or where we are basically representing the outputs, right? अच्छा बेसिकली अब इसमें बेसिकली आप ग्राफ का अगर ट्रेंड अगर आप ध्यान से देखें तो ध्यान से देखिए इनपुट हम लोग क्या ले रहे हैं। इनपुट हम कुछ भी ले रहे हैं जैसे कि 0 ले सकते हैं, पाई ले सकते हैं, 2 पाई ले सकते हैं, 3 पाई ले सकते हैं, 4 पाई ले सकते हैं, करेक्ट। on the left side minus pi, minus 2 pi, minus 3 pi, minus या उनके बीच में भी हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनपुट जो मेरा है एक्स एक्सिस पे वो मेरा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, राइट। मतलब एनी रियल नंबर आई कैन टेक, देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन एज सच। पर अगर आप ध्यान से आउटपुट को देखेंगे मतलब वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज है उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो अब ध्यान से देखिए वाई एक्सिस का पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे हाईएस्ट से 1 तक ही जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 के ऊपर मेरे पास कोई भी वैल्यू है नहीं, ठीक है। पर अगर हम नीचे देखें तो नीचे आपको दिखेगा कि लोएस्ट सिर्फ -1 तक ही जा रहा है। -1 से नीचे मेरा कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब आउटपुट जो है वो मेरा -1 से और 1 के बीच में है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसके डोमेन के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरा डोमेन क्या है, डोमेन मेरा है ऑल रियल नंबर्स, करेक्ट। और जो मेरा रेंज है, ठीक है, रेंज मेरा क्या होगा वो सिर्फ मेरा होगा -1 से लेके 1 तक एंड वाई इट्स क्लोज्ड इंटरवल क्योंकि यहाँ पे 1 और -1 भी यहाँ पे इसका पार्ट है, इसलिए क्योंकि 1 और -1 भी क्योंकि मेरे आउटपुट में है सो इट्स अ इंक्लूडेड वैल्यू एंड दैट्स व्हाई इट्स अ क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो साइन के कर्व में पैटर्न आप देख सकते हैं कि इस टाइप से आ रहा है और राइट साइड में और लेफ्ट साइड में ये बेसिकली नेवर एंडिंग है। तो ये जो पैटर्न है मेरा ये डेफिनेटली राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड में मेरा कंटिन्यू हो रहा है, ओके। सो आप यहाँ से थोड़ा सा डोमेन और रेंज का आइडिया आप साइन कर्व से आप ले सकते हैं। आप चाहे तो इसको खुद से भी प्लॉट करके ग्राफ में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग जो देखेंगे वो है कि जो नेक्स्ट ग्राफ है मेरा, ठीक है। तो साइन का आपको सबको आइडिया हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कॉस में, ठीक है। अच्छा कॉस का देखिए, कॉस में क्या है, कॉस का आप ध्यान से ग्राफ देखिए। देखिए पैटर्न तो बहुत सिमिलर है साइन से, पर एक चेंज तो है। क्या चेंज है, साइन में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो मेरा कर्व था वो 0 से पास कर रहा था, राइट। देखिए 0 से जा रहा है मेरा जो ग्राफ है वो 0 से क्रॉस कर रहा है, पर यहाँ पे जो कॉस का ग्राफ है वो देखिए मेरा 0 से क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके। हाँ पैटर्न तो सेम है बट डेफिनेटली देयर इज अ चेंज, करेक्ट। अच्छा अब फिर से थोड़ा सा इनपुट और आउटपुट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे सोचते हैं। तो इनपुट बेसिकली जैसे साइन के ग्राफ में था यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही है। तो आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के लेफ्ट और राइट दोनों साइड में नेवर एंडिंग हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं और उसके लिए हमको आउटपुट मिल रहा है। पर यहाँ पे भी एक चीज जो सिमिलर है कि जो आउटपुट है वो मैक्सिमम ऊपर में 1 तक जा रहा है, करेक्ट। अब देखिए 1 तक जा रहा है, पर जो नीचे है वो वैल्यू लोएस्ट मेरा -1 है, उसके नीचे मेरा कोई आउटपुट नहीं है। तो यहाँ पे भी मेरा जो रेंज होगा वो आउटपुट जो है परमिसिबल जो आउटपुट्स है यहाँ पे मतलब परमिसिबल इनपुट्स के लिए जो हम लोग को आउटपुट मिल रहा है वो मेरा -1 से 1 तक है और -1 भी उसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे भी मेरा इनपुट मतलब मेरा जो डोमेन होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, पर जो रेंज है आप देख सकते हैं कि 1 से -1 के बीच में ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन का और कॉस का थोड़ा सा आइडिया ग्राफ का, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे
सेकंड के लिए। अच्छा सेकंड के लिए देखिए, अब सेकंड का ग्राफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा यहाँ पे सेकंड के लिए ग्राफ थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और यहाँ पे अलग क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो इनपुट हम लोग ने लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब सेक का मतलब होता क्या है, सेक का मतलब है 1/cos, हम लोग को पता है कि 1/cos होता है। और हम लोग को पता है कि cos यहाँ पे, क्योंकि आउटकम मेरा रियल नंबर होना चाहिए, तो हम cos को 0 नहीं ले सकते, ठीक है। और cos 0 कब कब होता है, जब वो π/2 का ऑड मल्टीपल होता है, करेक्ट। तो π/2 का ऑड मल्टीपल हम इनपुट में नहीं ले सकते, ठीक है। पर अब आउटपुट को आप ध्यान से देखिए, आउटपुट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मेरे जो वैल्यूज हैं ऊपर में, वो सब 1 से ऊपर है। देखिए 1 से मेरा नीचे और ओरिजिन तक मेरा कोई वैल्यू नहीं है। वैसे ही अगर आप नीचे ध्यान से देखेंगे तो जो भी मेरे वैल्यूज है वो -1 और उसके नीचे है, या फिर 1 या उसके ऊपर है, करेक्ट। मतलब ये जो मेरा एरिया है, मतलब 1 से लेके -1 तक, यहाँ पे मेरा कोई भी आउटपुट नहीं है। तो मेरे जो भी आउटपुट है आइदर 1 से ऊपर है या फिर -1 से नीचे है, ठीक है। तो इसका मतलब आउटपुट में मेरा 1 से -1 तक कोई वैल्यू नहीं आएगा। इसका मतलब अगर मैं एक रेंज का अगर मैं आइडिया लूं यहाँ पे, तो मेरा रियल नंबर सिस्टम में सब वैल्यू है, पर सिर्फ -1 से लेके 1 तक मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, ओके। और ओपन इंटरवल मैंने इसलिए रखा है क्योंकि 1 और -1 आउटपुट में है, तो उन दोनों को हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो मेरा सिर्फ -1 और 1 के बीच में जो वैल्यूज होंगे वो सारे आउटपुट्स को मैं एक्सक्लूड करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई भी आउटपुट नहीं है जो -1 और 1 के बीच में है। बाकी रियल नंबर सब मेरे पास है, क्योंकि ऊपर में आप दे सकते हैं कि वो कंटिन्यू कर रहा है, ओके, सो देयर इज नो एंड टू इट। और नीचे भी आप दे सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस कर रहा है, वो कर्व वहां पे कंटिन्यू हो रहा है, वहां पे कोई एंड तो है नहीं उसका, ठीक है। तो अगर डोमेन का मैं आइडिया लूं, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि सिर्फ मैं ऑड मल्टीपल्स x π/2 का मैं नहीं ले सकता। इसका मतलब अगर मैं उस हिसाब से सोचूं तो मेरा डोमेन हर रियल नंबर होगा एक्सक्लूडिंग द ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो ये हो गया मेरा थोड़ा सा डोमेन और रेंज का आइडिया फॉर द सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट मेरा जो फंक्शन है वो है टेंजेंट के लिए, ठीक है। अब टेंजेंट को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, टेंजेंट भी यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा है, ठीक है। अच्छा अलग क्या है, जैसे कि आपको पता है tan x का मतलब होता है sin x by cos x, करेक्ट। और क्योंकि ये sin x by cos x, तो यहाँ पे भी थियरी थोड़ा सा सेम ही है कि आप cos x को, मतलब डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब x को आप ऑड मल्टीपल्स नहीं ले सकते। तो इसका मतलब यहाँ पे भी मेरा जो डोमेन होगा वो क्या होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग द ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग रेंज का बारे में बात करते हैं। देखिए रेंज को आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, जो मेरे को y एक्सिस में जो मेरे को वैल्यूज मिल रहे हैं, देखिए सब वैल्यूज ऊपर की तरफ भी कंटिन्यू कर रहे हैं और नीचे की तरफ भी कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब एज सच रेस्ट्रिक्शन कोई है नहीं। और 0 से भी मेरा वैल्यू पास कर रहा है, आउटपुट मेरे को 0 पे भी मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आउटपुट होगा यहाँ पे वो मेरा होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखिए बहुत अगर मैं ध्यान से देखूं तो tan x जैसा ही है, पर थोड़ा सा जो कर्व का घुमाव है वो थोड़ा अलग है। ये थोड़ा लेफ्ट के साइड में नीचे जा रहा है और ये राइट के साइड में नीचे जा रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे भी अगर मैं रेंज और मैं अगर आपके डोमेन क्या बात करूं, तो ध्यान से देखिए cot x का मतलब क्या होता है, इट्स बेसिकली cos x by sin x। इसका मतलब मैं डिनोमिनेटर को 0 नहीं कर सकता, और sin x 0 कब होगा, जब वो पाई का मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब मैं पाई के मल्टीपल्स को इनपुट में परमिट नहीं कर सकता। तो अगर मैं डोमेन के लिए बात करूं, और अगर मैं डोमेन के लिए यहाँ पे बात करता हूं, तो मैं सब रियल नंबर्स ले सकता हूं एक्सेप्ट द मल्टीपल्स ऑफ पाई, करेक्ट। और अगर मैं यहाँ पे रेंज को ध्यान से देखूं, तो यहाँ पे भी बहुत सिमिलर सिचुएशन है कि ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं कि वैल्यू कंटिन्यू कर रहे हैं, देयर इज नो एंड टू इट, एंड towards down also it's keep on continuing, we are getting values, there is no end to, there is no restriction as such। तो रेंज मेरा होना चाहिए यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके। इसके बाद अगर मैं लास्ट जो मेरे पास फंक्शन है, मतलब अगर मैं यहाँ पे कोसेक के लिए बात करता हूँ, तो कोसेक का ग्राफ यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा सेक जैसा सिमिलर यहाँ पे सिचुएशन है, ठीक है। पर यहाँ पे जो क्या है, आपको पता है कि कोसेक का मतलब बेसिकली होता है इट्स 1/sin x। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा पिछले फंक्शन जैसा एक सिमिलरिटी तो है कि आप डिनोमिनेटर को 0 नहीं कर सकते, और डिनोमिनेटर 0 नहीं करने का मतलब है कि आप x को पाई का मल्टीपल आप नहीं ले सकते। तो मेरा अगर मैं यहाँ पे डोमेन के लिए बात करूं, तो मेरा डोमेन क्या होना चाहिए, r-n पाई, मतलब सिर्फ मैं पाई के मल्टीपल्स को नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये मेरा हो गया थोड़ा सा डोमेन का आइडिया। और अगर मैं रेंज के लिए बात करूं,
यहाँ पे ध्यान से देखिए मेरा रेंज जो है सिमिलर टू द सिचुएशन ऑफ अर्लियर दैट वी हैव सीन फॉर सेकंड। यहाँ पे जो मेरा आउटपुट है वो 1 से लेके -1 के बीच में मेरे कोई भी आउटपुट नहीं है, आइदर 1 से ऊपर है या -1 से नीचे है। तो यहाँ पे भी रेंज बिल्कुल एक ही जैसा होगा। We can take all the real numbers except from -1 to 1. So that is what the range should be. Okay, so this is basically a general idea regarding all the curves. तो आप थोड़ा सा आपको तो कर्व का आइडिया होगा कि इन जो ये जो 6 फंक्शन है, these 6 functions, how they basically look when we plot them in a graph, and this is basically the pattern of all the 6 graphs. And similar to that, we have domain and range that we have already discussed. Okay, so basically these are my 6 graphs. The first one was the sin x, which is looks something like this is the trend of sin x. This is the trend of cos. This is the trend of secant. This is the trend of tan. This is the trend of cot, and the last one, this is the trend for cosec. Okay, so now based on this concept, now you all make a note of the domain and the range of all the 6 functions. Okay, now क्योंकि अभी हम लोग ने एक ग्राफ को ध्यान से देख लिया है, तो अभी यहाँ पे देखिए और एक चीज मैं पहले आप लोग को बताता हूँ। ये आप लोग ने जरूर देखा ही होगा, फिर मैं इन जनरल आप लोग को बता देता हूँ कि साइन का जो वैल्यू है वो हर एक पाई के मल्टीपल में 0 होगा। ये हमने ग्राफ में भी देखा था, यहाँ पे भी हम लोग इन जनरल मैं उस बात को बता देता हूँ, आप लोग चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तो मतलब x sin x सिर्फ तभी 0 होता है अगर जो यहाँ का जो यहाँ पे वैल्यू है x का, अगर वो मल्टीपल हो, पाई का अगर मल्टीपल हो तो वो हमेशा साइन जो फंक्शन है वो 0 होगा। ठीक है, अब पाई का मल्टीपल मतलब कोई भी मल्टीपल हो सकता है फॉर ऑल इंटीजर्स। सो बेसिकली इसका मतलब अगर x अगर 0 हो गया, अगर x ±5 हुआ या x ±2π हुआ या ±3π हुआ, तो ऐसे हर एक वैल्यूज पे sin x का वैल्यू 0 होगा। सो बेसिकली इफ x is a multiple of pi, then the function sin x will be always 0। ठीक है, इन द सेम वे अगर x का वैल्यू कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, मतलब अगर π/2 का ऑड मल्टीपल है, जैसे कि π/2 हो गया, 3π/2 हो गया, 5π/2 हो गया, तो हर एक π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे the cos function will be always 0। ओके, तो अगर आपका cos 0 है, अगर cos function 0 है, तो आप बोल सकते हैं कि एंगल आपका π/2 का ऑड मल्टीपल्स होगा। ठीक है, तो ये है आपका दो कंक्लूजन जो आपकी ग्राफ से रिलेट कर सकते हैं। ये जो दो आपका रिलेशन है आपको बाद में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखिए अभी जो हमने डिटेल में जो 6 फंक्शंस की ग्राफ देखे, उसके बेसिस पे देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक टेबल बनाया, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो हर एक फंक्शन का मैंने यहाँ पे डोमेन और रेंज मैंने पहले से यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ, तो आप लोग ध्यान से एक एक करके हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि sin x के टाइम पे डोमेन हम कुछ भी ले सकते थे। आपने देखा है कि x एक्सिस पे जो वैल्यूज है इट्स कंटीन्यूअसली कीप ऑन मूविंग टुवर्ड्स द राइट एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट, सो देयर वाज नो एंड टू इट, राइट। हॉरिजॉन्टल में कोई एंड नहीं था, राइट में भी वो कंटिन्यू कर रहा था, लेफ्ट में भी कंटिन्यू कर रहा था। इसलिए आप इनपुट कुछ भी ले सकते हैं, मतलब जो परमिसिबल इनपुट्स है वो आप कुछ भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, पर जैसे कि हमने देखा कि y एक्सिस पे जो वैल्यूज थे वो 1 और -1 के बीच में थे, करेक्ट, और 1 और -1 आता इंक्लूडेड वैल्यूज, राइट। तो इसलिए रेंज मेरा -1 से 1 के बीच में होगा, टू बी अ क्लोज्ड इंटरवल। ओके, सेम गोस फॉर cos में भी हमने देखा था, क्योंकि ट्रेंड cos के ग्राफ का भी साइन के जैसा ही था, बस थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि वो जो पॉइंट से पास कर रहे थे वो डिफरेंट थे, बट द ट्रेंड वाज द सेम, राइट। वहां पे भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब x एक्सिस पे आपने देखा ही था कि cos दोनों साइड में इनफाइनाइटली इट्स मूविंग, सो देयर इज नो एंड टू इट, सो दैट मींस इनपुट कैन बी एनी रियल नंबर। ओके, एंड सेम गोस फॉर cos आल्सो। आपने cos में भी सेम ट्रेंड देखा था कि उसके जो आउटपुट है मतलब y एक्सिस पे जो वैल्यूज थे वो 1 और -1 के बीच में थे, करेक्ट। इसलिए यहाँ पे भी रेंज -1 से 1 तक ही होगा और इट विल बी अ क्लोज्ड इंटरवल। क्यों? क्योंकि -1 और 1 भी वैल्यूज में इंक्लूड है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं टेंजेंट पे। यस, नाउ टेंजेंट में इंटरेस्टिंग क्या था कि टेंजेंट में हमने देखा था कि इनपुट जब भी हम कोई भी ऑड मल्टीपल ले रहे थे π/2 का, तो वहां पे क्या कर रहा था, दिक्कत कर रहा था, वहां पे अनडिफाइंड हुआ था, इसलिए ग्राफ इनफिनिटी की तरफ जा रहा था। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि tan x इज बेसिकली sin by cos। ठीक है, तो अगर आपका sin by cos है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि हम लोग को पता है कि कोई भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर
फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। और cos कब कब 0 होता है? जब उसका वैल्यू एक पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होता है। दैट मींस हम लोग पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि उन वैल्यूज पे, उन इनपुट्स पे tan आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम लोग ने पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स को एक्सक्लूड किया है, बाकी आप कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो और आपका जो रेंज जैसे कि हमने tan में देखा था, वो कि वो पे कोई लिमिट तो था नहीं, इनफाइनाइट, देयर वाज नो एंड, सो दैट्स व्हाई इट बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू क्वाड। अच्छा, क्वाड में क्या था? क्वाड में जैसे आपको पता है कि cot x बेसिकली क्या है? cot x इज बेसिकली cos x by sin x, करेक्ट। मतलब यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर sin x है, मतलब यहाँ पे आपको तब प्रॉब्लम होगा जब sin x 0 होगा, तब ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो sin x कब 0 होता है? sin x तब 0 होता है जब x पाई का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आप इन इनपुट्स को आप नहीं ले सकते, दीज आर नॉट परमिसिबल, ओके। तो अदर देन n पाई आप कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, इसलिए हमने n पाई को एक्सक्लूड किया, कोई भी पाई के मल्टीपल्स को हमने एक्सक्लूड किया। तो यहाँ पे ट्रेंड भी सेम ही था कि आपका जो रेंज है, जो आउटपुट है, वो इनफिनिटी की तरफ में देखा था दोनों तरफ, तो यहाँ पे कोई एंड नहीं है, तो आपका जो आउटपुट होगा परमिसिबल वो है आपका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। दैट इज व्हाट वी हैव सीन इन द ग्राफ। नेक्स्ट इज फॉर द सेकंड। अच्छा, सेकंड में भी कांसेप्ट बिल्कुल वही है। सेकंड क्या होता है? आपको cos का रेसिप्रोकल होता है, करेक्ट। और आपको यहाँ पे पता है कि cos कब cos में प्रॉब्लम होता है, तो मतलब cos अगर आपका जब भी डिनोमिनेटर है तो sec होता है 1 by cos, मतलब cos आपका डिनोमिनेटर में आ गया, और जब cos डिनोमिनेटर में आ गया मतलब आप उन केसेस को नहीं ले सकते जहां पे cos 0 होगा। तो बेसिकली अगेन हम लोग पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स नहीं ले सकते, तो दोस आर नॉट परमिसिबल इनपुट्स, सो वी विल सबट्रैक्ट, वी विल जस्ट एक्सक्लूड देम। So that's why the input or the collection of the set of the inputs, the permissible inputs, which is the domain, is basically those values other than the odd multiples of pi by 2. Okay. और यहाँ पे जो हमने देखा था कि सेकंड का जो आउटपुट्स था वो कुछ भी आ सकता है, पर -1 और 1 पे आपने देखा है कि उस रेंज के बीच में आपने ग्राफ में जो देखा है कि आइदर 1 के ऊपर होता है या फिर -1 के नीचे होता है। तो 1 से -1 के बीच में हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं है। दैट्स व्हाई ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या हो जाता है? एक्सक्लूड हो जाता है, ठीक है। और ओपन क्यों है? क्योंकि -1 1 है, कहां पे है? आउटपुट पे है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग -1 को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, उसके नियरेस्ट किसी भी वैल्यू को हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं, पर एग्जैक्टली -1 को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। इसलिए जो मैंने एक्सक्लूड किया पार्ट उसको मैंने इसलिए ओपन रखा है, ठीक है। एंड फॉर द कोसेक इट्स द सेम। कोसेक होता है 1 by sin, मतलब sin आपका डिनोमिनेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर में sin का मतलब ही हो गया कि आप उन केसेस को नहीं लिख सकते जहां पे आपका वो जो आपका एंगल है वो अगर पाई का मल्टीपल है, तो हमने उन केसेस को हमने परमिट नहीं किया, तो वी हैव एक्सक्लूडेड दोस केसेस। एंड रेंज विल शो द सेम ट्रेंड लाइक कोसेक आल्सो द सेम थिंग कि -1 और 1 के बीच में हमारे कोई भी आउटपुट्स नहीं आते हैं, तो उनको हम लोग बस आप लोग एक्सक्लूड करेंगे, तो बाकी आपको कोई भी वैल्यू आपका रेंज में आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा 6 फंक्शंस का ग्राफ और उनके डोमेन और रेंज का आइडिया, क्योंकि आपको बाद में जब हम लोग यहाँ पे सम सॉल्व करोगे आप लोग देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कामयाब है, ठीक है। बाकी हम लोग इस कंसेप्ट के ऊपर बेस करके हम लोग कुछ सम्स देखेंगे, और उसके बाद मैं आई होप दैट यू will be able to solve any problem based on these concepts. Okay, so let's move forward. Okay, exercise में for the उसको start करने से पहले और एक छोटा चीज जो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, मैंने आपको थोड़ा कुछ रिलेशंस दिए जो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि आपको साइन डिटरमाइन करना है, जैसे कि मान लीजिए साइन ऑफ को भी माइनस साइन करना है, तो सेम एज माइनस साइन x, ठीक है। अगर cos ऑफ -x का मतलब cos x by x is basically same, tan of -x is equal to -tan x, cot of -x will be minus cot x, secant of -x will be secant of x, and cosec of -x will be minus cosec x, ठीक है। ये जो रिलेशन से आपको सम्स में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा पहले से बता देता हूँ और आप लोग इन चीजों को थोड़ा सा नोट कर लीजिए। उसके बाद और कुछ रिलेशन है जो कि आपको कन्वर्शन करने के लिए बहुत ही हेल्प करने वाले हैं, जैसे कि sin of x plus 2nπ will be sin x, cos of x plus 2nπ will be cos x, tan of x plus 2nπ will be tan x, cot of x plus 2nπ will be cot x, secant of x plus 2nπ will be sec x, and cosec of x plus 2nπ will be cosec x. This is applicable for any real x. Okay.
हम लोग ये सम्स में इन लोग को कैसे यूज करेंगे वो मैं आप लोग का भी जब मैं सम्स आप लोगों को दिखाऊंगा तो उसको मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और एक चीज कि ये फॉर एनी इंटीजर n, ओके, तो कोई भी रियल वैल्यू x के लिए और फॉर एनी इंटीजर n, ओके, तो ये दोनों चीज आप थोड़ा ध्यान में रखिए। अच्छा, इस एक्सरसाइज को और या फिर और उसके आगे जो बेसिक इस कांसेप्ट को बेस करके जो आपके सम्स है तो उनको करने से पहले और एक चीज जो आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ही अच्छे से याद आपको रहेगा और आप लोग कोई भी सम के बाद कन्वर्जन या पीरियोडिक फंक्शन के कांसेप्ट को लेकर करेंगे तो आपको बहुत ही आपके लिए वो इजी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दो चीज हम लोग देखेंगे कि हम लोग कभी भी अगर कन्वर्जन कर रहे हैं कि आप अगर साइन, जैसे मान लीजिए आपको कोई बड़े एंगल का वैल्यू चाहिए, मतलब साइन मान लीजिए 1400 डिग्री चाहिए। अब 1400 डिग्री का वैल्यू तो आपको पता होगा नहीं, पर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टेक्निक क्या करते हैं कि उस एंगल को पहले एक छोटी कोई स्टैंडर्ड एंगल या फिर कोई नॉन स्टैंडर्ड एंगल के टर्म्स में उसको एक्सप्रेस करते हैं और फिर हम उसका वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि हमने ग्राफ में देखा है कि sin x का जो ट्रेंड है वो हर 2 पाई इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट करता है, ठीक है। तो अगर हम कोई भी बड़े, अगर sin के कोई भी बड़े एंगल का वैल्यू अगर हम लोग चाहते हैं तो वो जरूर पीछे कोई छोटे एंगल के वैल्यू के साथ इक्वल होगा, तो हम लोग पहले उसको उस छोटे एंगल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करके फिर उसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो उन कन्वर्जन्स के लिए हम लोग को इन रिलेशंस का यूज करना होगा जो कि हम लोग बहुत ही इजीली से कर सकते हैं। अच्छा, और एक मैं आपको यहाँ पे और एक चीज बताने वाला हूँ जो कि आपको कन्वर्जन और साइन डिसाइड करने के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही आपका काम में आएगा, ठीक है। देखिए, तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे y एक्सिस और x एक्सिस को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए, ठीक है, ये पॉजिटिव, ये है नेगेटिव डायरेक्शन और x एक्सिस का ये आपका हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन और ये आपका हो गया नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि आप लोगों को पता है कि x और y एक्सिस जो 2D सिस्टम है इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करता है, करेक्ट। So this is basically my first quadrant. This is my second quadrant. This is my third quadrant. And this one is my fourth quadrant. अच्छा, यहाँ पे और एक चीज है, वो क्या? पहले यहाँ एंगल्स को मार्क कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी होगा। तो ये मेरा क्या है, यहाँ पे अगर मेरा टर्मिनल लाइन है तो ये क्या हो गया मेरा, एक्चुअली 0 डिग्री हो गया, ठीक है। या फिर ठीक है, उसको मैं बाद में बताता हूँ आपको। तो ये वाला आपका क्या हो गया 90 डिग्री, या फिर रेडियन में हम लोग π/2 भी बोल सकते हैं। ये आपका क्या हो गया 180 डिग्री या फिर पाई बोल सकते हैं आप लोग। और इस ये आपका क्या हो गया आपका 270 डिग्री या फिर 3π/2। हाँ, तो इसलिए ये आपका हो गया 360 और या फिर आप 2π भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो 0 और 90 के बीच में है, आपका जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो 90 और 180 के बीच में है, आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट है 180 और 270 के बीच में है, और आपका जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो 270 और 360 के बीच में। ये तो आपको पहले से पता है। अब इन चारों क्वाड्रेंट्स में ये जो 6 फंक्शन है वो कैसा ट्रेंड दिखाते हैं या फिर उनका साइन कैसा होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। क्या आप ध्यान रखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में all the functions are positive, okay, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में याद रखिए कि यहाँ पे सिर्फ साइन आपका पॉजिटिव होता है, साइन या फिर उसका जो रेसिप्रोकल है मतलब कोसेक भी आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan होगा पॉजिटिव या फिर उसका रेसिप्रोकल मतलब cot, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका होगा cos पॉजिटिव या फिर उसका रेसिप्रोकल जो कि है सेकेंड, ठीक है। तो आप उसको याद कैसे रखेंगे, आप ऐसे याद रखिए, आप बस ये याद रखिए all sin tan cos, ओके। फिर से मैं बता रहा हूँ, आप बस इतना याद रखिए all sin tan cos, ओके। तो मतलब 4 क्वाड्रेंट में आप लोग ऐसे फॉलो करेंगे all sin tan cos, ओके, ठीक है। अगर आपको ये याद है तो आपको साइन में कोई दिक्कत होगा नहीं। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन आपका पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ आपका tan पॉजिटिव है या फिर रेसिप्रोकल में बोल ले रहा हूं आप समझ लीजिए, और बाकी सब आपके नेगेटिव्स होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक बात, ठीक है। अब दूसरा है कन्वर्जन, हम लोग कैसे समझेंगे वो भी देखिए। उसका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इसी फिगर से मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनो।
अच्छा मान लीजिए आप कोई भी एंगल को किसी छोटे एंगल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे ये मैं आपको एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा इसके लिए आप लोग दो चीज याद रखिएगा, वो ये है कि यहाँ पे आपको जो चार यहाँ पे जो एंगल्स दिख रहे हैं इसमें से आप सिर्फ दो एंगल्स पे ध्यान दीजिए, वो है ये 90 मतलब π/2 और एक है 270, ठीक है। आप सबने ट्रेन में तो सफर किया होगा कभी ना कभी, राइट? तो ये जो आपका जो दो एंगल है ना 90 और 270, इसको आप लोग कोई ट्रेन, जैसे हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं स्टेशन आते हैं ना बीच में, तो कोई स्टेशन बड़े स्टेशन होते हैं जिसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लाइन के चेंजेस होते हैं, इंटरसेक्शंस होते हैं, करेक्ट? तो आप लोग इन दोनों को अगर मैं ट्रेन के हिसाब से अगर सोचूं तो इन लोग को आप जंक्शन समझ लीजिए, और जंक्शन में क्या होता है, लाइन चेंज होता है ना, उस तरीके से अगर हम लोग समझेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा अगर कोई भी एंगल 90 या 270 से क्रॉस करके जा रहा है, जैसे ट्रेन कोई जंक्शन से क्रॉस करता है, वैसे ही अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 90 या 270 से क्रॉस करके जा रहा है तो उनका रेशियो चेंज हो जाएगा। मतलब अगर आपका यहाँ पे साइन को लेके आप काम कर रहे हैं या साइन को लेके अगर आप काम कर रहे हैं तो वो आपका हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब साइन हो जाएगा आपका कॉस, ठीक है, वैसे ही कॉस हो जाएगा साइन। तो आप कभी भी कोई भी फंक्शन अगर 90 या 270 से अगर क्रॉस कर रहा है तो उनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होके उनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, मतलब साइन हो जाएगा कॉस, फिर आपका सेक हो जाएगा कोसेक, टैन हो जाएगा कॉट, उस तरीके से, ठीक है। और पाई और 360 में चेंजेस नहीं होंगे, ओके, ये हो गया आपका एक बात। और अगर ये तो आपका हो गया कि वैल्यू कैसे आपका कन्वर्ट होगा, और एक बात है साइन। साइन आप डिसाइड करेंगे इन चारों को देख के, आप देखेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में है, अगर वो रेशियो उसी क्वाड्रेंट में है तो फिर वो होगा आपका पॉजिटिव, अगर उस क्वाड्रेंट में नहीं है तो होगा नेगेटिव, सिंपल, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही एक वैल्यू लेके इसको समझते हैं। हाँ, तो आप लोग को भी समझाने के लिए मैं आपको बस एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उसी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए अगर आपको sin 5π/4 का वैल्यू चाहिए या फिर निकालना, ठीक है। अब sin 5π/4 तो कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो आपको डायरेक्टली वैल्यू तो आपको पता नहीं है, फिर आप कैसे निकालेंगे? आप क्या टाइप कीजिए, आप sin 5π/4 को ऐसे लिखिए, sin π + π/4 लिख सकते हैं ना। देखिए आप चेक कर लीजिए कि 5 + π/4 करने से 5π/4 ही आता है, ठीक है। आप ध्यान से इस चीज को समझिए कि मैं कन्वर्ट कैसे करूंगा, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि जब भी मैं कोई कन्वर्शन करता हूँ कोई पीरियोडिक फंक्शन का, तो हम लोग दो चीज ध्यान में रखते हैं, एक कि मेरा साइन और दूसरा क्या कि उनका रेशियो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ये कहाँ से क्रॉस कर रहा है? पाई से, तो हमें पता है कि अगर कोई भी फंक्शन पाई से क्रॉस करता है तो उसका रेशियो चेंज नहीं होता है, तो वो क्या रहेगा? साइन था साइन ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन, ओके। और यहाँ पे जो भी है उसका एंगल है, मतलब sin π + थीटा, ये फॉर्म आपका कुछ ऐसा है, मतलब sin π + थीटा। ये बाद में एक आइडेंटिटी पे मैं जब आइडेंटिटी डिस्कस करूंगा तब आप लोगों को मैं ये डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपका एंगल है, एंगल पे ध्यान दीजिए, ठीक है। पाई तो आपका डिसाइड कर रहा है, तो ये जो उसके बाद जो एंगल है उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अगर आप पाई से क्रॉस कर रहे हैं तो आपका रेशियो चेंज नहीं होगा, वो साइन ही रहेगा। अब पाई + थीटा मतलब पाई प्लस कोई एंगल है, ठीक है। पाई प्लस का क्या मतलब हो गया? पाई प्लस मतलब पाई से ज्यादा, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू पॉजिटिव है? सिर्फ tan पॉजिटिव है, और साइन तो फिर ये क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। क्या आ जाएगा? -sin of π/4, ठीक है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, तो आपके पास sin 5π/4 था, उसको मैंने क्या लिखा? ओके, सो एज वी आर सीइंग दैट यहाँ पे क्योंकि पाई प्लस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए ये हमारा हो गया नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव है, और यहाँ पे एंगल यही आएगा जो कि है π/4। अब -sin/4 का वैल्यू क्या होगा? sin/4 है 1/√2, इसका मतलब हमें मिला कि sin 5/4 हो गया -1/√2, ओके। अच्छा, इसके बाद हम लोग अब इस कांसेप्ट पे बेस करके हम लोग कुछ सम्स देखेंगे, और आफ्टर दो सम्स नेक्स्ट वी गो टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अभी हम लोग ने जो सीखा उसको हम लोग अब एक सम उसके ऊपर बेस करके एक सम हम लोग देख लेते हैं, तो विल बी मोर क्लियर टू अस, ओके। सो एनसीईआरटी का एक सम देखते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2।
सेम टाइप के सम आपको आईएससी के बुक्स में भी मिलेंगे, आप कोई भी बुक ले लीजिए, आपको इसी टाइप के सेम। तो आप लोग अगर कोई भी बोर्ड के डजंट मैटर, आप इस टाइप के सम्स देख लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पहले आप लोग को बोल देता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है कि cos x इज इक्वल टू -12। ठीक है, और यहाँ पे ये बोला हुआ है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये बोला हुआ है। और हम लोग को करना क्या है कि बाकी जो 5 फंक्शन है, 6 फंक्शन में एक फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग को बाकी फंक्शंस बाकी 5 फंक्शंस के वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले cos x तो हम लोग को पता है, क्योंकि cos x पता है, sec x बहुत इजीली निकलेगा, उसका रेसिप्रोकल है, तो sec x हो जाएगा मेरा इसका रेसिप्रोकल, जो कि हो गया मेरा -2। तो मेरा पहला सेकेंड ऑफ x का वैल्यू मुझे मिल गया। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा, अब साइन और कॉस का हम लोग को रिलेशन पता है, तो हम लोग उसको यूज करके स्क्वायर रिलेशन यूज करके साइन का वैल्यू इजीली निकाल लेते हैं। तो साइन एक्स आपको हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें तो ये मेरा हो जाएगा -12 का स्क्वायर मतलब 1/4। और यहाँ पे अगर एलसीएम करके अगर इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट से बाहर प्लस माइनस √3/2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब x है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब tan और cot पॉजिटिव है, बाकी तो सब नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, साइन होगा नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि सिंस x is in third quadrant therefore sin will be negative। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं therefore sin x is negative। तो ये जो प्लस माइनस जो हम लोग का वैल्यू निकला है ना, तो वहां पे हम लोग को नेगेटिव वाला वैल्यू लेना है। ठीक है, तो हम लोग का साइन एक्स क्या हो जाएगा -√3/2। ठीक है, यहाँ पे आ गया -√3/2, तो साइन एक्स का वैल्यू भी हम लोग को यहाँ पे मिल गया। अच्छा, जैसे ही साइन निकला तो हम लोग कोसेक आराम से निकाल लेंगे। तो कोसेक क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो कोसेक हम लोग का हो गया इसका उल्टा, मतलब -2/√3। ठीक है, तो बाकी 5 में से 3 तो निकल ही गया, बाकी और 2 बाकी है, वो भी हम लोग बहुत इजीली निकाल लेंगे। अच्छा, tan x निकाल लेते हैं, साइन और कॉस दोनों पता है, बस डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो साइन x बाई कॉस x, तो साइन का वैल्यू हो गया -√3/2 और कॉस का वैल्यू है -12। तो इसको अगर हम घुमाते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 2 और 2 तो कैंसिल होगा, जब मैं इसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा √3। तो tan x हो गया √3, तो देयरफॉर cot x क्या हो जाएगा, cot x मेरा हो जाएगा 1/√3। तो एक फंक्शन का वैल्यू हम लोग ने दिया था, बाकी जो 5 का वैल्यू हम लोग ने इजीली इस तरह से हम लोग ने निकाल लिया। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो हम लोग को जो 4 क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव है, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा काम में आ रहा है और यूजफुल है। हम लोग इजीली उस सिंपल कंसेप्ट से यहाँ पे हम लोग इस सम को कर सकते हैं सॉल्व, और ऐसा कुछ भी टाइप का सम है तो आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आप यहाँ पे और एक टाइप का सम है जहाँ पे आपको कोई भी एक बड़ा एंगल का वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, तो हम लोग पहले उस बड़े एंगल को किसी छोटे एंगल के और नॉन एंगल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करके फिर उसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं आप लोग को और एक सम दिखाता हूँ। सो लेट्स सी, तो इसी एक्सरसाइज का मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि आप लोग को कोसेक -1410 डिग्री का वैल्यू निकालना है, मतलब -1410 डिग्री का वैल्यू आप लोग को निकालना है। ठीक है, तो अभी कैसे निकालेंगे देखिए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग को ये रिलेशन पता है कि अगर कोसेक x प्लस 2n पाई जो है वो मेरा कोसेक x होता है। ठीक है, ये वाला रिलेशन हम लोग को पता है, तो ये वाला रिलेशन मैं यहाँ पे अभी यूज करने वाला हूँ, तो ताकि आप लोग को बहुत इजीली ये समझ में आए कि मैं कैसे इसका वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो मेरा टारगेट ये है कि मैं इस एंगल को एक कोई 2 पाई के टर्म्स में लिख के इसको रिप्रेजेंट करूं और उसके साथ एडजस्ट करने के लिए प्लस या माइनस कुछ भी मैं कर सकता हूं। तो आप लोग को बस इतना सोचना है कि 1410 डिग्री 2 पाई का मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, तो 2 पाई का मतलब क्या होता है 360 डिग्री। तो आप लोग ये सोचिए कि ये जो 1410 डिग्री है इसका नियरेस्ट 2 पाई का मल्टीपल क्या होगा, ये आप लोग को, सो बेसिकली ये ट्रायल एंड एरर मेथड आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है,
तो आपको ऐसे रैंडमली सोचना होगा कि कौन सा वैल्यू जो कि इसके साथ क्लोजेस्ट है, ठीक है, और जिसको हम लोग 2 पाई के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो अगर आप लोग ऐसे ट्राई करेंगे तो आप लोग को मिलेगा कि इसका नियरेस्ट जो है वो है 1440, ठीक है। तो माइनस 1440 ये जो वैल्यू है ये है एक 2 पाई का मल्टीपल है, ये 2 पाई का 4 टाइम्स है, मतलब 360 का 4 टाइम्स होता है 1440, ठीक है। तो और मेरा एंगल क्या दिया हुआ है, माइनस 1410। तो 1440 से माइनस 10 में कैसे पहुंचूंगा, क्या करना होगा मेरे को इसके साथ प्लस क्या करना होगा 30 डिग्री, करेक्ट। तो मैं माइनस 1410 डिग्री को ये लिख सकता हूँ कि इट्स माइनस 1440 प्लस 30 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं हम लोग बिल्कुल। और हम लोग को पता है कि कोसेक x प्लस 2n पाई इज इक्वल टू कोसेक x, ठीक है, और n जो कि कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको 2n पाई प्लस x के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो क्योंकि मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू कोसेक x। यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे मेरा एंगल है 30, तो मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू कोसेक 30 डिग्री। अब 30 डिग्री तो स्टैंडर्ड एंगल है और कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पता है टेबल से, क्या वैल्यू होता है इसका, इसका वैल्यू होता है 2। तो देखिए इतने बड़े एंगल का वैल्यू हम लोग ने कितना इजीली हम लोग ने निकाल दिया। तो ऐसा अगर कोई भी आपके पास वो रेडियन में हो या डिग्री में हो, कोई भी बड़ा एंगल का वैल्यू आपको अगर निकालना है तो आप उसको एक छोटे कोई भी एंगल के टर्म्स में एक्सप्रेस करके उसका वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में। ओके, अब आइडेंटिटीज में देखते हैं। पहले आप लोग इन 8 फॉर्मूलाज को देखिए। पहले है कि cos of x plus y जो कि होगा cos x cos y minus sin x sin y। आपका नेक्स्ट हो गया cos of x minus y जो कि होगा cos x cos y plus sin x sin y। You can just make a note of these formulas. Next is sin of x plus y will be sin x cos y plus cos x sin y. Then sin of x minus y will be sin x cos y minus cos x sin y. फिर tan of x plus y will be tan x plus tan y divided by 1 minus tan x tan y. Then tan of x minus y will be tan x minus tan y divided by 1 plus tan x tan y. Then cot of x plus y will be cot x cot y minus 1 divided by cot y plus cot x. And cot of x minus y will be cot x cot y plus 1 divided by cot y minus cot x. इसके बाद हम लोग कुछ और आइडेंटिटीज देखेंगे और फिर based on these all identities we will see few subsets. Okay, इसके बाद आपके नेक्स्ट जो फॉर्मूलाज और आइडेंटिटीज आप जो भी बोले, नेक्स्ट है कि आपका cos 2x जिसके 3 फॉर्म्स हैं, टोटल 4 फॉर्म्स हम लोग देखेंगे। पहला है कि आप लिख सकते हैं cos square x minus sin square x and that is same as twice cos square x minus 1x। आप अगर sin square x यहाँ पे 1 minus cos square x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 minus 2 sin square x and in tan form you can write it in this way. So next is sin 2x is basically twice of sin x cos x and that can also written in the form of tan, but this is the one that is mostly used. After this tan twice x will be twice tan x divided by 1 minus tan square x. Sin 3x will be 3 sin x minus 4 sin cube x. Cos 3x will be 4 cos cube x minus 3 cos x. उसके बाद tan 3x will be 3 tan x minus tan cube x divided by 1 minus 3 tan square x. Cos x plus cos y will be twice cos x plus y divided by 2 cos x minus y by 2. Then cos x minus cos y will be minus twice sin x plus y by 2 into sin x minus y by 2. Sin x plus sin y is twice sin x plus y by 2 into cos x minus y by 2. Sin x minus sin y will be twice cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2. Next is twice cos x cos y. This will be cos of x plus y plus cos of x minus y. So these 4 identities are a little bit different types. Next is minus 2 sin x sin y is cos of x plus y minus cos of x minus y. Twice sin x cos y will be sin of x plus y plus sin of x minus y. And the last one is twice of cos x into sin y will be sin of x plus y minus sin of x minus y. Okay. So basically these are the 22 identities that we will need for the proofs. Okay. So in the upcoming exercise or the sums that we are basically going to see how to prove identities. Now let's see. Okay. तो देखते हैं आइडेंटिटीज के एक दो प्रूफ्स। तो फॉर एग्जांपल मैं एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी के 3.3 से मैं एक दो सम आप लोग को दिखा देता हूँ तो आप लोग को फिर ये समझ में आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इजी वाले मैं नहीं दिखा रहा, इजी वाले जो स्टैंडर्ड एंगल के ऊपर बेसिस करके प्रूफ्स हैं वो आप लोग खुद कर पाएंगे, आपको बस सब्स्टिट्यूट करके प्रूफ करना है। मैं थोड़ा ऐसे प्रूफ दिखा रहा हूँ जो कि थोड़ा जनरल टाइप के प्रूफ्स हैं, ठीक है, जिसमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि आपको एज अ जनरल प्रूफ करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे उन लोग ने कहा है कि आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट cos square 2x minus cos square 6x is equal to sin 4x into sin 8x, ठीक है, ये हम लोग को यहाँ पे दिखाना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, cos square 2x minus sin square सॉरी माइनस cos square 6x। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर सोचे कोई फॉर्मूला या आइडेंटिटी के बारे में, तो यहाँ पे दोनों तो एंगल्स अलग है, ठीक है। तो हम लोग एक चीज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म यूज करेंगे तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो बहुत बेसिक आइडेंटिटी है। तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस cos 6x इंटू cos 2x माइनस cos 6x, ये तो हो गया। अब देखिए हम लोग के पास दो आइडेंटिटीज के फॉर्म्स आ गए, एक है cos a प्लस cos b और दूसरा हो गया cos a माइनस cos b। सो cos a प्लस cos b का आइडेंटिटी हम लोग को पता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा, ट्वाइस cos 2x प्लस 6x बाई 2, ओके, इनटू और फिर होता है डिफरेंस, तो होगा cos 2x माइनस 6x बाई 2। हो गया ये वाला पहले वाले के लिए। और दूसरा वाला मतलब cos a माइनस cos b वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या होता है, इट्स माइनस 2 साइन होगा यहाँ पे सम, सो 2x प्लस 6x बाई 2 और फिर इनटू साइन डिफरेंस, सो 2x माइनस 6x बाई 2, ठीक है। अब इन लोगों को कर लेते हैं इवैल्यूएट, दिया जाएगा आपका 2 और माइनस 2 एक ही बार में आप माइनस 4 को बाहर रख सकते हैं। यहाँ पे पहला वाला आपका आ गया cos 4x बिकॉज 8x बाई 2 इनटू ये आ जाएगा आपका cos ऑफ माइनस 4x बाई 2 मतलब cos ऑफ माइनस 2x, उसके बाद आपका हो जाएगा साइन ऑफ 4x और लास्ट वाला आपका उसी तरीके से आपका हो जाएगा साइन ऑफ माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक बाहर -4 था, तो देखिए मैं इसको पॉजिटिव बना रहा हूँ कैसे, ये जो यहाँ पे जो माइनस है ना -2x, आपको पता है कि साइन ऑफ -x माइनस साइनस होता है, तो वो एक माइनस बाहर जाएगा तो उस -4 को +4 बना देगा, ठीक है। बाकी जो वैल्यूज है उसको मैं वैसे ही रख रहा हूँ, तो ये हो गया cos 4x और आपको पता है कि cos ऑफ -x इज cos x ऑनली, तो ये तो आपका cos 2x ही हो जाएगा इनटू sin 4x और ये आपका sin 2x हो गया, माइनस तो मैंने पहले ही बाहर लेके बाहर वाले -4 के +4 बना दिया, ठीक है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा अलग टाइप से लिख रहा हूँ, मेरा टारगेट क्या है sin 4x sin 8x। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा ब्रेक करके लिख रहा हूँ, ट्वाइस sin 4x इंटू cos 4x, ठीक है। मतलब इस वाले को और इस वाले को मैंने एक साथ लेके आया, क्यों, क्योंकि मैं एक्चुअली 2 sin x cos x का फॉर्म लाना चाह रहा हूँ ताकि उसको बाद में मैं sin of 2x लिख सकूं, ठीक है। तो ये एक हो गया और एक दूसरा क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ sin 2x into cos 2x, ठीक है। तो मैंने 4 को as 2 into 2 और बाकी टर्म्स को इस हिसाब से अरेंज कर लिया, तो मैंने cos 2x और sin 2x को मैं एक साथ में लेके आया। तो ये पहला वाला देखिए, ये sin 2x वाला फॉर्म हो जा रहा है, फिर बेसिकली हो जाएगा sin ऑफ ट्वाइस ऑफ 4x, तो ये हो जाएगा sin ऑफ 8x और ये दूसरा वाला होगा sin ट्वाइस ऑफ 2x मतलब ये हो जाएगा sin ऑफ 4x। यही था हम लोग के राइट हैंड साइड में, so this is equal to RHS and therefore it's proved, ठीक है। तो ऐसे हम लोग आइडेंटिटीज जो हम लोग सीखे उसको यूज करके हम लोग प्रूव कर सकते हैं, पर आप कौन से केस में आप कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे ये तो आपको टोटली डिपेंड करता है सम के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मेरे को लाना क्या है और मेरे पास क्या है, उस हिसाब से आपको ये आइडिया करना हो कि हम कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे। आप जितना ज्यादा सम प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये आइडिया क्लियर होता जाएगा कि हमको कौन से सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, ओके। अच्छा ना, अब और एक मैं आपको सम दिखाता हूँ, तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और हम लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 इसी एक्सरसाइज का। देखिए 22 थोड़ा सा अलग सम है, पर यहाँ पे देखिए हम लोग एक टेक्निक यूज करेंगे, तो ये आप लोग को
सम देख के आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा। यहाँ पे प्रूफ है कि आपको दिखाना है कि cot of x into cot of 2x minus cot of 2x into cot of 3x minus cot of 3x into cot of x is equal to 1। ठीक है, ये आपको दिखाना है। तो आप लोग क्या कीजिए, आप तो पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप क्या कीजिए, पहला जो दो आपको टर्म दिख रहा है वहां पे आप लोग को एक चीज तो आपने नोटिस किया होगा कि जो cot 2x है ये कॉमन है। ठीक है, तो आप cot 2x को पहले तो कॉमन ले लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा cot x minus cot 3x। ठीक है, और लास्ट वाले को आप कुछ मत कीजिए, वो जैसा है उसको आप वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर आपका cot a माइनस cot b वाला जो फॉर्म है वो आपका आ चुका है, और cot a माइनस cot b आप लोग को पता ही है कि फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग उस फॉर्म में इसको पहले एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग cot 2x को cot of 3x माइनस x लिख सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। और यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोग का जैसा लिखा हुआ है आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और जो सेकंड टर्म है उसको भी वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो देखिए आप लोग का यहाँ पे cot of x माइनस 5 का फॉर्म आ चुका है, तो उसको पहले स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा cot of 3x into cot of x plus 1 divided by cot of x minus cot of 3x। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे नीचे जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर जो फैक्टर है उसके साथ मैच कर रहा है, मतलब सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद जो टर्म था उसको हम लोग वैसे ही रहने देते हैं। तो मेरा क्या आ गया यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे मेरा आ गया cot of 3x into cot x plus 1, और यहाँ पे आ गया माइनस cot of 3x into cot x। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों टर्म सेम है तो ये हो जाएंगे कैंसिल, हमें मिल गया 1 एंड दैट इज इक्वल टू RHS। तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने कैसे, यहाँ पे ये जो हमें बस यही चीज ध्यान रखना था कि क्योंकि मेरा यहाँ पे x और 3x था तो इसीलिए मैंने 2x को 3x माइनस x के फॉर्म में हम लोग ने लिखा, और फिर यहाँ पे cot of a माइनस b का जो आइडेंटिटी था वो हमने यहाँ पे यूज किया, जिसकी वजह से हमारा ये जो टर्म था वो यहाँ पे कैंसिल हो गया इसके साथ, और फिर इजीली हम लोग को जो फॉर्म चाहिए था 1 वो हम लोग को मिल गया। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमको क्या लाना है और हमारे पास क्या है, और इस सिचुएशन के हिसाब से कौन सा आइडेंटिटी हम लोग को हेल्प करेगा, इन दैट वे यू ऑल हैव टू डू। ठीक है, तो इस टाइप के आइडेंटिटी के और भी बहुत सम्स है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, पर आपको प्रैक्टिस करते करते ये आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपको को ये आइडिया मिल चुका है कि आपको आइडेंटिटी के सम्स किस तरीके से अप्रोच करने हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट में। Okay, now the last part of the chapter is the trigonometric equations. Now let's understand the basic parts of trigonometric equations. Okay, now see, so basically any equation which involves a trigonometric function is basically a trigonometric equation. Okay, and there is a definite method of solving them. Now there are two terms that you all first need to understand here is, the first one is the first part of trigonometric equation that we all need to understand is called the principal solution. That is the first thing that we all need to understand. And the second part is called the general solution. Now what is the difference between these two? Okay. Now principal solution basically means for any trigonometric equation, the possible values of x that you all can give and which lies between 2 pi to 0, these values are called principal solution. That means any value of x that you are given which lies in this range, that is from 0 to 2 pi, will be called as the principal solution, and the solution which will be the general solution, like anything that you are giving the value of x in terms of n, okay, in terms of n that you are giving, that is basically the solution of any possible solution for that equation if you represent by an expression which involves n, तो उसको हम लोग बोलेंगे जनरल सोल्यूशन। ठीक है, पर अब हर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली देयर शुड बी वन मेथड। तो हम लोग अभी तीन थ्योरम देखेंगे एंड बेस्ड ऑन these three theorems we get an idea that how to get the principal solution and the general solution of a trigonometric equation. ठीक है, तो आप लोग को ये ध्यान में रखिए कि प्रिंसिपल
सोल्यूशन का आइडिया देते हैं। प्रिंसिपल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं वो आपको मैं अभी जब कुछ सम दिखाऊंगा वहां पे आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जनरल सोल्यूशन का पहले आइडिया समझ लीजिए। अगर कोई भी रियल x और y के लिए आपको कभी भी ऐसा रिलेशन मिले कि sin x is equal to sin y, देखिए आपको वैल्यू तो x का निकालना है, क्योंकि x का सोल्यूशन आपको इक्वेशन के लिए अगर आपका x के टर्म्स में आपको निकालना तो x का वैल्यू है, पर यहाँ पे y का ये मतलब है कि अगर sin का कोई एंगल sin के किसी और एंगल के वैल्यू के साथ इक्वल है, so you can say that x is equal to n pi plus -1 whole to the power n to y। तो अगर आपको कोई भी इक्वेशन का फॉर्म अल्टीमेटली अगर इस फॉर्म में आप ला सकते हैं तो आपको वहां से आपको x का जो जनरल सॉल्यूशन है, जो आपको x का भी मैंने जैसे कहा था कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में आप x और इसके n के टर्म्स में लिख रहे हैं और जो आपके पूरे इक्वेशन के हर एक सॉल्यूशन का वहां से आपको अगर वहां से उसका वैल्यू मिलता है तो उसको हम लोग बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि n जो है वो इंटीजर ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आता है नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2 में, व्हिच इज फॉर cos। सेम थिंग, कोई भी रियल xy वैल्यू के लिए अगर आपको मिले कि cos x is equal to cos y, तो आप बोल सकते हैं कि x is equal to 2 pi plus minus y where n belongs to the set of integers, ठीक है। तो ये हो गया sin के लिए, हो गया cos के लिए, और लास्ट में जो tan के लिए, पर tan का थोड़ा सा लगे इसको समझिए कि अगर x और y pi by 2 का अगर ऑड मल्टीपल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगर x और y pi by 2 का कोई ऑड मल्टीपल है, अगर आपके पास और आपको अगर ऐसा मिल रहा है कि tan x is equal to tan y, you can say that x will be equal to n pi plus y where n belongs to set, ठीक है। so this is the idea about the trigonometric equations। अब इसको सम में कैसे करेंगे मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। I guess कि उसके बाद आप लोगों को इस टाइप के हर एक सम्स में लाइक कोई भी टाइप का अगर आपको सम मिलता है तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, ओके। so this was regarding trigonometric equations। तो exercise 3.4 of NCERT, तो क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे देख दिया हुआ है कि सेकेंड ऑफ x इज इक्वल टू 2, और हम लोग को इसके लिए बेसिकली इस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के लिए जनरल और प्रिंसिपल दोनों सॉल्यूशन को निकालना है। तो पहले हम लोग ट्राई करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए। अच्छा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का हम लोग को एक आइडिया है कि बेसिकली उन एंगल्स को हम लोग निकाल रहे हैं या x के उन वैल्यूज को हम लोग निकाल रहे हैं जिनके वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में होंगे, ठीक है, मतलब फ्रॉम 0 to 2 पाई इंक्लूडिंग 0 एंड 2 पाई इफ पॉसिबल। तो हम लोग यहाँ पे पहले इसको करते हैं ट्राई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड टेबल 2 इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू, और ये एक स्टैंडर्ड एंगल का ही वैल्यू है। तो बेसिकली ये किसका है, ये आपका हो गया सेकेंड पाई बाई 3 का, ठीक है। और देखिए पाई बाई 3 0 और 2 पाई के बीच में यहाँ पे ये आपको डायरेक्टली एक सोल्यूशन तो पहले ही मिल गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो सोल्यूशन आपको निकालना है वो जरूरी नहीं है कि वो स्टैंडर्ड एंगल ही हो, कोई भी नॉन स्टैंडर्ड एंगल के लिए मुझे वो सेम वैल्यू मिल सकता है, मतलब 2 मिल सकता है। कोई भी नॉन स्टैंडर्ड एंगल के वैल्यू के लिए भी तो हम लोग निकालेंगे कैसे, देखिए हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। तो हम लोग ने ये पहले ही मैंने आप लोग को ये ट्रिक समझाया था कि कैसे हम लोग एक 2D सिस्टम में जो कि क्वाड्रेंट सिस्टम है वहां पे हम लोग कैसे एंगल्स को यूज करके हम लोग साइन और रेशियो को सेम रख के हम लोग कन्वर्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कन्वर्शन का भी थोड़ा आइडिया और क्लियर करेंगे और देखेंगे कैसे हम लोग को ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है। देखिए, तो हम लोग को पहले इसी एंगल को और एक दूसरे एंगल के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। पर उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। तो मेरा टारगेट क्या है कि मैं पाई बाई 3 को ऐसे किसी एंगल के हेल्प से कन्वर्ट करूं ताकि मेरा रेशियो भी सेम रहे, मेरा साइन भी सेम रहे, ठीक है। और ऐसा करने के लिए हमको पहले ये देखना होगा कि जो सेक है ये कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। सेक या कॉस जो भी हम बोले, ये दोनों कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, करेक्ट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में आना चाहता हूँ तो मुझे कोई भी एक एंगल का हेल्प लेना होगा, आइदर 2 पाई का हेल्प लेना होगा या 3 पाई बाई 2 का हेल्प लेना होगा। पर अगर मैं 3 पाई बाई 2 का हेल्प लेता हूँ तो आप लोग को पता है, जैसे कि मैंने आप लोग को इस ट्रिक से पहले समझाया था कि 3 पाई बाई 2 और पाई बाई 2 दो जंक्शंस है, और इसके थ्रू अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपका रेशियो तो चेंज हो जाएगा, और अगर मेरा रेशियो चेंज हो गया तो फिर मैं इक्वेट नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा टारगेट है रेशियो को सेम रखना, तो इसके लिए मैं 3 पाई बाई 2 का हेल्प नहीं लेके बल्कि मैं 2 पाई का हेल्प लूंगा, ठीक है। तो अगर मैं 2 पाई को यूज करके फोर्थ क्वाड्रेंट पे आना चाहता हूँ तो मुझे क्या लिखना होगा, 2 पाई माइनस, ठीक है, 2 पाई से छोटा
2 पाई से कम, क्योंकि जब भी मैं 2 पाई से कम बोलूंगा तो मैं बेसिकली कौन से क्वाड्रेंट में रहूंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 पाई माइनस पाई बाई 3 ना। आपको मैं वेरीफाई करा देता हूँ, तो आपका क्या हो गया 2 पाई माइनस पाई बाई 3। इसका मतलब क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आपका सेकंड पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव ही है, और क्योंकि हम लोग 2 पाई से क्रॉस कर रहे हैं तो मेरा रेशियो भी चेंज होगा नहीं, तो जो सेकंड था वो सेकंड ही रहेगा, ठीक है। अब आप जो इनसाइड वाला जो पार्ट है आप इसको थोड़ा सा इवेलुएट कर लीजिए, तो आप 2 पाई माइनस पाई बाई 3 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सॉल्व करने से 5 पाई बाई 3, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड पाई 5 पाई बाई 3 का वैल्यू भी 2 ही होता है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे दो एंगल्स मिल चुके हैं, तो हम लोग का प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखेंगे। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, वहां पे लिख दीजिए इन दोनों वैल्यूज को। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, एक हो गया आपका x इज इक्वल टू पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3। तो ऐसे आप लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, पर ध्यान रखना कि जो भी आपको एंगल मिल रहा है वो 0 और 2 पाई के बीच में होना चाहिए। अगर 0 और 2 पाई के बीच में नहीं है तो आप उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन देखिए, अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपके पास है तो जनरल सॉल्यूशन लिखना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। हम लोग ने जो 3 थ्योरम सीखा है तीनों रेशियोज के लिए, उसको यूज करके हम लोग इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास सेकंड है, तो हम लोग सेकंड वाला थ्योरम मतलब कॉस वाले के लिए जो अप्लाइड होता है सेकंड के लिए भी वही चीज अप्लाई होगा, तो हम लोग सेकंड वाला थ्योरम यूज करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिंस sec of x is equal to sec of pi by 3, कोई भी एक ले सकते हैं आप, तो मैं पहला वाला ले रहा हूँ। तो क्या था वहां पे थ्योरम कि अगर cos x इक्वल टू cos y है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो यहाँ पे मेरा y क्या है, यहाँ पे मेरा y है पाई बाई 3, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाई बाई 3। तो हम लोग का जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, यहाँ पे लिखिए कि देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज x is equal to 2n pi plus minus pi by 3 and n belongs to z. Don't forget to write that n belongs to z, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी मिल गया और यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन भी मिल गया। तो इस तरीके से आप लोग प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन दोनों कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए निकाल सकते हैं। पर ये जो सम था ये हमारे लिए इजी इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ था बहुत ही सिंपल फॉर्म में दिया हुआ था, डायरेक्टली समथिंग इज इक्वल टू अ वैल्यू, हम लोग बहुत इजीली इसको निकाल लेते हैं। पर हर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इतना इजी नहीं होगा, ठीक है। तो अब और एक हम लोग ऐसा सम देखेंगे जहां पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थोड़ा सा अलग होगा पर हम लोग कंसेप्ट वही यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है थोड़ा सा अलग है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है cos 3x प्लस cos x minus cos 2x, ओके, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप पहले दोनों को देखिए। तो cos 3x plus cos x मतलब ये cos a plus cos b के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग आइडेंटिटी यूज करके क्या लिख सकते हैं, twice cos 3x plus x by 2 into cos 3x minus x by 2, और लास्ट वाला टर्म जैसा था आप उसको वैसे ही रखिए। तो इसको थोड़ा सा इवैल्यूएट कर लीजिए, आपका आ जाएगा twice cos 2x और ये हो जाएगा आपका into cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, आप cos 2x को वहां से ले लीजिए कॉमन। तो cos 2x को अगर आप कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ पे होगा twice cos x minus 1 equal to 0। तो हम लोग को दो फैक्टर मिल चुका है यहाँ पे, तो हम लोग आप बोल सकते हैं कि either cos 2x is equal to 0 और हम लोग बोल सकते हैं कि twice cos x minus 1 equal to 0। तो पहले वाले के लिए अब देखिए cos x 0, तो हम लोग को ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं, तो कि अगर cos x 0 है तो x का वैल्यू क्या होता है, odd multiples of pi by 2। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि therefore twice of x will be 2n plus 1 into pi by 2, मतलब pi by 2 का odd multiple। मुझे हम लोग को पता है कि odd multiples pi by 2 के odd multiples पे cos होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे फिर x का वैल्यू निकालते हैं, x क्या होगा फिर 2n plus 1 into pi by 4 where n belongs to z। तो यहाँ हो गया आपका एक फॉर्म। अब दूसरा वाला देखिए, यहाँ पे तो मेरा क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा 1, मतलब cos x मेरा हो गया हाफ,
ठीक है, और हाफ cos कौन से एंगल पे हाफ होता है, पाई बाई 3 पे, तो वी कैन राइट इट दैट इज इक्वल टू cos पाई बाई 3, ठीक है। तो cos x क्या हो गया, cos पाई बाई 3 से इक्वल हो गया। अब अगर cos x इक्वल टू cos y है तो हम लोग को पता है कि जनरल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y, यहाँ पे y है पाई बाई 3, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को सिर्फ जनरल सोल्यूशन पूछा था, तो हम लोग को मिल गया है। तो फाइनली यहाँ पे कंक्लूड कीजिए कि देयरफॉर जनरल सोल्यूशन इज x is equal to 2n plus 1 pi by 4 n belongs to z, or x is equal to 2n pi plus minus pi by 3 n belongs to z, ठीक है। तो अगर आपका इक्वेशन थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में है तो आप उसको इस तरीके से फैक्टर्स बना के फिर डिफरेंट केसेस लेके आप फिर उनके लिए जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। So now we all have seen all the sums related to the topic, each and every topic of this chapter, trigonometric functions. I hope now the concept of the chapter is quite clear, and this chapter, those students, those who were thinking this chapter to be very difficult, जिसको ये chapter बहुत ही मुश्किल लगता था, I hope कि अभी पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग को इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है और जो सम्स है आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, and now I hope you all are going to score quite well in this particular topic. So I'm Michael Datta, you're watching Galit Magics. अब हर सवाल होगा सॉल्व। Thank you.